Good morning. So we are starting again after a long break for Diwali. In the last lecture, we were studying about the breach presentations. So we have studied about the up till the diagnosis of breach. So we will start with the mechanism of breach. Mechanism of labor. In breach presentation. So we will start with the mechanism of labor in breach presentation. मैकेनिज्म में देखो वही स्टेप्स होते हैं जो कि नॉर्मल लेबर के होते हैं. फर्स्ट स्टेप कैसा होता है? एंगेजमेंट होता है, डिसेंट होता है, फ्लेक्शन होता है, इंटरनल रोटेशन होता है. तो यही सारे स्टेप्स जो हैं वो ब्रीच प्रेजेंटेशन पे भी होते हैं. बट यहाँ पे जो प्रॉब्लम जो आता है, जो नॉर्मल लेबर में कैसा होता है, जब वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होता है तो हेड सबसे नीचे होता है. ठीक है, इस तरह से एंगेजमेंट होता है. सजाइटल स्यूचर जो है ट्रांसवर्स डायमीटर मैटरनल पेल्विस के ट्रांसवर्स डायमीटर में एंगेज होता है. फिर धीरे धीरे नीचे आता जाता है, पेल्विक फ्लोर तक आ जाता है. तो मतलब एंगेजमेंट हो गया, फ्लेक्शन हो गया, डिसेंट हो गया. फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इंटरनल रोटेशन. इंटरनल रोटेशन कितना होता है? 90 डिग्रीज होता है. ये जो भी चीज़ें अपन ने पढ़ा है वो हमने सिर्फ हेड पे पढ़ा होता है. नॉर्मल लेबर में हमने ये सारी चीज़ें ओनली हेड पे पढ़ी होती है. बट अब जब ब्रीच प्रेजेंटेशन है, बेबी कैसा है? उल्टा है, ऐसा है, सिर ऊपर है इसका. ठीक है, अब जो आप पढ़ेंगे वो 3 अलग अलग लेवल पे अपन इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे. एक कहाँ पे पढ़ेंगे? बटक्स के लेवल पे, हिप्स के लेवल पे. तो हिप्स के लेवल पे जो होता है उसका जो डायमीटर होता है वो कौन सा डायमीटर है? बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर. एक इसमें हम पढ़ते हैं बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर. ये अप्रोक्सीमेटली होता है 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, अब दूसरा कहाँ पे आएगा? शोल्डर्स. अब ये हिप से ये बोनी स्ट्रक्चर है, ये निकल जाएगा तो ये पेट वेट तो आराम से निकल जाएगा. नेक्स्ट एंगेजमेंट कहाँ पे आना है? यहाँ पे शोल्डर्स के लेवल पे. तो शोल्डर्स में कौन सा होता है? एक्रोमियन प्रोसेस. दोनों एक्रोमियन प्रोसेस का बीच का जो डायमीटर है वो अपन इसके अंदर देखते हैं. तो दैट इज नोन एज द बिस एक्रोमियन डायमीटर. ये होता है अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर्स. ठीक है, और तीसरा शोल्डर्स निकल गया. अब क्या है? हेड होता है. देखिए, एंड हेड जो आता है इसके अंदर यूजुअली जो एंगेजिंग डायमीटर होता है वो सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर होता है. और ये भी होता है अप्रॉक्सीमेटली 10 सेंटीमीटर्स. तो अब ये देखेंगे ये 10 सेंटीमीटर से ये 12 सेंटीमीटर है तो इसको निकलने में ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए. बट ऐसा नहीं होता है. ये जो बटक्स होते हैं ये भी कंप्रेस हो जाता है, शोल्डर्स हैं ये भी कंप्रेस हो जाते हैं. बट जो हेड जो है वो कंप्रेस नहीं हो पाता है. इसीलिए ये बटक्स निकल गया, शोल्डर निकल गया, हेड निकलने का कोई गारंटी नहीं होता. इसलिए वापस से यहाँ पे एंगेजमेंट होते हैं, सारे मूवमेंट्स यहाँ पे भी होते हैं. जबकि नॉर्मल में कैसा होता है? हेड होता है, हेड 10 सेंटीमीटर्स का हेड अगर निकल जाता है तो ये सारी चीज़ें तो कंप्रेस होकर अपने आप ही निकल जाती है. इनका अलग से अपन कभी मैकेनिज्म इसका नहीं पढ़ते हैं. तो ब्रीच प्रेजेंटेशन में मैकेनिज्म्स आपको 3 लेवल पे देखना है. बिस ट्रोकैंट्रिक, सबसे पहले एंगेजमेंट किसका होगा? बटक्स का, बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर का. फिर बिस एक्रोमियन, फिर शोल्डर्स का, फिर उसके बाद हेड का. तो 3 अलग अलग लेवल पे अपने को इसका ये मैकेनिज्म जो है हमें 3 अलग अलग लेवल्स पे इसका पढ़ना है. अब मैं आपको विल स्टार्ट विद द बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर. सबसे पहले एंगेजमेंट किसका होगा? बटक्स का ही होएगा ना. अब बटक्स का हम पढ़ते हैं. ये पेल्विस को मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ. ठीक है, ये रफली दिस इज द पेल्विस. ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, ये सैक्रम है. तो इसके डायमीटर्स हम देखें तो दिस इज द एपी डायमीटर. ठीक है, ये कौन सा है? दिस इज द ट्रांसवर्स डायमीटर. एंड ये कौन सा है? ये ऑब्लिक डायमीटर. अब हम जब एंगेजमेंट की बात करते हैं तो अब फर्स्ट हमने क्या बोला? फर्स्ट एंगेजमेंट कहाँ पे होता है? बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर में. तो ये बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर बटक्स कैसे एंगेज करते हैं? यूजुअली इस डायमीटर में, इस ऑब्लिक डायमीटर में. ज़्यादातर एंगेजमेंट कहाँ पे होता है? ऑब्लिक डायमीटर में इसका एंगेजमेंट होता है. ठीक है, तो वी हैव कम टू बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर का एंगेजमेंट कहाँ पे होता है? इट इज इन द ऑब्लिक डायमीटर.
ऑब्लिक डायमीटर में हो गया, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो बेबी अपने आप नीचे फ्लेक्शन मेंटेन्ड होता है, नीचे पुश डाउन होता है, डिसेंट भी होएगा, फ्लेक्शन भी मेंटेन्ड होगा। फ्लेक्शन क्यों मेंटेन्ड है? ऊपर से यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और नीचे से पेल्विक फ्लोर इसको ऊपर धक्का दे रहा है, तो अपने आप ही इसका बेबी का जो फ्लेक्शन है वो मेंटेन रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि वो पेल्विक फ्लोर पे नहीं आ जाता। जब वो पेल्विक फ्लोर पे आ जाता है, पेल्विक फ्लोर का कैसा होता है? इस तरह से दोनों लिवेटर एनाई मसल्स आते हैं तो इसका कैसा होगा? इस तरह से होता है। तो पेल्विक फ्लोर में आके वो इस तरह जैसे ऐसा है, तो अब इसका जब तक इंटरनल रोटेशन नहीं होता है तब तक फर्दर डिसेंट पॉसिबल नहीं होता है। तो इंटरनल रोटेशन होना है। अब इंटरनल रोटेशन कितना होना है? ये ऑब्लिक डायमीटर में था, बटक्स कहाँ पे थे? ऑब्लिक डायमीटर में थे। तो इस बटक को सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आने के लिए कितना घूमना है? सिर्फ 45 डिग्रीज रोटेट करना है। तो 1/8 ऑफ द सर्कल या 45 डिग्रीज। तो इसमें इंटरनल रोटेशन कितना होता है? या तो 45 डिग्रीज और 1/8 ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये आपका इंटरनल रोटेशन इसका होता है। अब ये इंटरनल रोटेशन हो जाएगा, उसके बाद एक नेक्स्ट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो ये एक हिप बाहर निकल जाएगा, फिर दूसरा हिप बाहर इसमें आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे इसका मैकेनिज्म खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एंगेजमेंट किसका होना है? शोल्डर्स का। तो शोल्डर्स का कौन सा डायमीटर होता है? बिस एक्रोमियन डायमीटर, जो हमने लिखा था पहले। कौन सा डायमीटर होता है? बिस एक्रोमियन डायमीटर। अब ये बिस एक्रोमियन डायमीटर भी उसी ऑब्लिक डायमीटर में एंगेज होता है जहां पे बटक्स का एंगेजमेंट हुआ था। मतलब शोल्डर्स भी उसी ऑब्लिक डायमीटर में आएंगे जिसमें बटक्स आए थे। तो शोल्डर्स भी इस तरह से आएगा, फिर अगेन उसके अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो डिसेंट होता जाएगा, फ्लेक्शन होता जाएगा, अल्टीमेटली इसके अंदर भी इंटरनल रोटेशन होना है। तो अब इंटरनल रोटेशन इसमें भी कितना होना है? इसमें भी 45 डिग्रीज या 1/8 ऑफ द सर्कल होना है, जिससे क्या होगा? शोल्डर जो है वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाएगा। कोई भी शोल्डर, जो शोल्डर पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आता दैट इज नोन एज एंटीरियर शोल्डर, दूसरा वाला पोस्टीरियर शोल्डर हो गया। तो एक शोल्डर सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आएगा, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन में ये बाहर निकल जाएगा। तो दो लेवल पे हमने बात कर लिया है, बटक्स के लेवल पे एंड शोल्डर्स के लेवल पे, दोनों पे अपन ने बात कर लिया है कि पहले एंगेजमेंट बटक्स पे होता है, बिस ट्रोकैंट्रिक डायमीटर का होता है, देन एंगेजमेंट किसका होता है? शोल्डर्स का होता है, बिस एक्रोमियन डायमीटर का होता है। अब इसके बाद का नेक्स्ट एंगेजमेंट जिसका होना है हेड का, ये पूरा या अब कौन है? हेड है अंदर। तो हेड का जो एंगेजिंग डायमीटर होता है दैट इज यूजुअली द सब ऑसिपिटो फ्रंटल डायमीटर। ब्रीच प्रेजेंटेशन में जो डायमीटर होता है हेड का, जो एंगेजिंग डायमीटर होता है वो कौन सा होता है? सब ऑसिपिटो फ्रंटल। अब इसका एंगेजमेंट कहाँ पे होता है? ये देखो, दिस इज अ ट्रांसवर्स फ्यूचर। हम किसको देखते हैं? ट्रांसवर्स फ्यूचर को। ट्रांसवर्स फ्यूचर कहाँ पे आ रहा है? तो हेड का एंगेजमेंट कहाँ पे होता है? जिस डायामीटर में, जिस ऑब्लिक डायामीटर में शोल्डर्स और बटक्स का एंगेजमेंट हुआ है उसके ऑपोजिट डायामीटर में होता है। शोल्डर्स एंड बटक्स का यहाँ पे हुआ है तो हेड का कहाँ पे होगा? इस डायामीटर में। जिस डायमीटर में बटक्स एंड शोल्डर्स का एंगेजमेंट हुआ होता है उसके ऑपोजिट ऑब्लिक डायमीटर में हेड का एंगेजमेंट होता है। तो यहाँ पे हेड का एंगेजमेंट होगा। हेड का या तो ऑब्लिक डायमीटर में हो सकता है और नहीं है तो हेड का डायमीटर कहाँ पे होता है? ट्रांसवर्स में। जैसे ये सजाइटल फ्यूचर है, सजाइटल फ्यूचर कहाँ पे है? या तो इस ट्रांसवर्स डायमीटर में है या तो फिर इस ऑब्लिक डायमीटर में है। तो इस तरह से हमने बोला है कि एंगेजमेंट कैसा होता है। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट द एंगेजमेंट। अब एंगेजमेंट हो गया हेड का, हेड कैसे एंगेज हुआ? इसमें इस डायमीटर में, ऑब्लिक डायमीटर में एंगेज हो गया। अब इंटरनल रोटेशन कितना होगा? इंटरनल रोटेशन विल बी अगेन, अगर ऑब्लिक डायमीटर में है तो 45 डिग्रीज होगा और अगर ट्रांसवर्स डायमीटर में था तो 90 डिग्रीज होगा। तो 90 डिग्रीज, जैसे 40 यहाँ पे था तो ये 45 डिग्रीज घूमा और यहाँ पे था तो ये 90 डिग्री घूमेगा। 90 डिग्री घूमने से क्या होगा? ऑसिपुट कहाँ पे आ जाएगा? सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाएगा। फिर जब सब ऑसिपुट सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाए तब हेड इज बॉर्न बाय फ्लेक्शन। हेड कैसे बाहर? देखो हेड ऐसा है। अब अगर हेड नॉर्मल लेबर में कैसा होता था? ऐसा था हेड। तो हेड कैसे बॉर्न होता था? फुल हो गया, क्राउनिंग ऑफ द हेड हो गया, उसके बाद एक्सटेंशन हो गया। हेड इज बॉर्न बाय एक्सटेंशन। बट अब बेबी ऐसा है,
अब बेबी जब ऐसा है तो हेड डिस्क एक्सटेंशन से तो बॉर्न होगा ही नहीं, तो हेड कैसे बॉर्न होगा, हेड डिस्क बॉर्न बाय फ्लेक्शन। तो इसके अंदर डिलीवरी ब्रीच की कैसे होती है, हेड डिस्क बॉर्न बाय फ्लेक्शन। ठीक है, हेड इज बॉर्न बाय फ्लेक्शन। सो दिस इज अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीच प्रेजेंटेशन, कि ब्रीच की मैकेनिज्म कैसे अपन पढ़ते हैं। तो 3 अलग अलग लेवल्स पे अपन मैकेनिज्म पढ़ते हैं इसका। एक बटक्स के लेवल पे होता है, एक शोल्डर्स के लेवल पे होता है, और तीसरा जो होता है वो हेड के लेवल पे इसका होता है। नाउ ये हो गया मैकेनिज्म ऐसा होता है। तो अब नाउ वी कम डाउन टू द मैनेजमेंट, कि हम ब्रीच प्रेजेंटेशन का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अब मैनेजमेंट करने के लिए देखो मेन मोर और लेस जिसका जितना भी अपन जो इसका एंटीनेटल मैनेजमेंट पढ़ते हैं, एंटीनेटल मैनेजमेंट में ज़्यादा डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। चाहे बेबी उल्टा हो, चाहे बेबी सीधा हो, चाहे बेबी का सिफिलिक प्रेजेंटेशन हो या जो बेबी का ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी में कोई वेरिएशंस नहीं आता, साइंस ऑफ प्रेगनेंसी में कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा है। एंड देन अगेन जो भी रिक्वायरमेंट्स है आपको उसको सप्लीमेंटेशन देना है, आपको जो भी देना है उसमें भी इसमें कोई भी डिफरेंसेस इसमें नहीं आता है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, लेबर के टाइम पे आपको मैनेजमेंट आ रहा है। अब मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, कि अपने पास क्या क्या तरीका है इसका मैनेजमेंट करने के लिए। अगर हम इसमें ये सोचते हैं कि अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है और उसके साथ कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, को एग्जिस्टिंग एनी कॉम्प्लिकेशन है, तो वी विल गो फॉर सीजर। ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच डिलीवरी हमको करवानी है, बट अगर ब्रीच के साथ उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो वी विल गो फॉर सीजर सेक्शन। जहां भी ब्रीच विद कॉम्प्लिकेशन आ जाए, एनी कॉम्प्लिकेशन, तो आप क्या करेंगे, सिजेरियन करेंगे। ये तो फर्स्ट लाइन ऑप्शन है हमारे पास। फिर सेकेंड लाइन ऑप्शन क्या होता है, हम एक एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन करने की कोशिश करते हैं। वर्जन क्या होता है, वर्जन किसको बोलते हैं, इसको हम बहुत बार कर चुके हैं डिस्कस। वर्जन इज चेंजिंग द लाई ऑफ द फीटस, है ना, बेबी का लाई चेंज करना। देखो ब्रीच प्रेजेंटेशन में कैसा है बेबी, ऐसा है, ठीक है। इसमें कैसा है बेबी, ऐसा है, सिर इसका ऊपर है। तो वर्जन में हम क्या कोशिश करते हैं, हम इसको ऐसा घुमा के धीरे धीरे एब्डोमेन को मैनिपुलेट कर कर इसको घुमा के हेड को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल सिफेलिक। इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बिकॉज इसका डिटेल हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, सारे टाइप्स ऑफ वर्जन हम इसमें पढ़ चुके हैं। तो एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन को हमने करने की कोशिश हम कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर हमने वर्जन कर दिया तो हमने इसको हेड नीचे ले आए तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन हो जाएगा, नॉर्मल लेबर इसके अंदर हो जाएगा। तो ऐसा सोचकर आप ये चीज कर सकते हैं। बट क्या ये इतना सक्सेसफुल है, इसको करना क्या ये इतना सक्सेसफुल पोजीशन है हमारे लिए, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए वन थिंग, मॉडर्न ऑब्स्टेटिक में एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन हम नहीं करते हैं। जहाँ पे हमारे पास आजकल इतना अच्छा सिजेरियन की फैसिलिटीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स अच्छे हैं, एनेस्थेटिक्स अच्छे होते हैं, तो हम किस वजह के लिए इस पेशेंट को रिस्क में डालेंगे। तो वी डोंट गो फॉर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन। अगर हमें लग रहा है कि हमें ब्रीच डिलीवरी नहीं करवानी है तो यू कैन गो फॉर अ प्लांट सीजर, हम सीजर करके इसको आराम से कर सकते हैं। बट स्टिल अगर एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करना है तो कब करना है, यू हैव टू ऑप्शंस कि हम कब कर सकते हैं। एक तो हम जल्दी कर सकते हैं, प्रीमेच्योर कर सकते हैं, और एक एट द टाइम ऑफ लेबर कर सकते हैं।
लेबर से पहले करने से क्या होता है, बेबी छोटा है, लाइकर सफिशिएंट है, बेबी को हम आराम से घुमा सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, तो हम प्रीमेचर कर सकते हैं। बट अगर आप घुमा सकते हो तो बच्चा अपने आप भी घूम सकता है, तो उसमें रिस्क क्या है, आपने वापस सिर नीचे किया, थोड़ी देर में ये वापस घूम जाएगा, तो चांसेस ऑफ रिवर्शन आर मोर। ऐसे केसेस में रिवर्शन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, इसीलिए प्रीमेचर करना हम नहीं करते। और दूसरा थिंग, हमने प्रीमेचर किया, यहाँ पे लेबर ऑनसेट हो गया, रिस्क है लेबर ऑनसेट होने का, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स होने का, तो ऐसा कुछ भी हो गया तो फिर प्रीमेचर बेबी का एडेड कॉम्प्लिकेशंस और हमारे पास हो जाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप लेबर के टाइम पे ही करें, लेबर ऑनसेट भी हो गया तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको बिग बेबी होता है और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, तो कई बार हमें उसको मैनिपुलेट करना ईजी नहीं होता है, तो ऐसे यू कैन गो फॉर टोकोलाइटिक एजेंट्स अगर करना है तो। आई previously said that this is not done in modern obstetrics. तो दिस वॉज अबाउट ECV कि हम सेकेंड थिंग में हम क्या करते हैं, हम ECV करने की कोशिश करते हैं, एक्सटर्नल सेफेलिक वर्जन करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि बेबी का हेड नीचे आ जाएगा, हम नॉर्मल डिलीवरी उसमें करवा देंगे, तो मोर और लेस दिस इज नॉट देयर। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो मैनेजमेंट में आता है वो है कि हम इसका ब्रीच डिलीवरी करवाएं। ठीक है, वेजाइनल ब्रीच ही हमको इसको करवाना है, ब्रीच डिलीवरी ही हम इसकी करवाने जा रहे हैं। अब हम ब्रीच डिलीवरी करवाने जा रहे हैं तो फर्स्ट है स्पॉन्टेनियस ब्रीच। जैसे हमने बोला था कि नॉर्मल लेबर जो है एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, तो इसी तरह से ब्रीच को भी हम स्पॉन्टेनियसली होने दें, अपने आप होने दें, हम उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं करें, हम कोई भी मैनिपुलेशन नहीं करें, हम कोई हेल्प नहीं करें, तो दैट इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस ब्रीच। सेकेंड इज नोन एज ब्रीच एक्सट्रैक्शन। ब्रीच एक्सट्रैक्शन में क्या है, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा प्रोसेस आपके पास है, उसमें पेशेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप पूरे के पूरे फीटस को वेजाइनली डिलीवर करवा रहे हैं। तो जहाँ पे अगर हमें ब्रीच एक्सट्रैक्शन करना है तो व्हाई डोंट वी गो फॉर सीजर, सीजर इज अ बेटर ऑप्शन। वेजाइनली हमें पूरा ब्रीच एक्सट्रैक्शन करवाना है तो उससे बेटर ऑप्शन इज अ सीजर, तो वी डोंट गो फॉर ब्रीच एक्सट्रैक्शन। हम स्पॉन्टेनियस ब्रीच भी अपने आप नहीं होने देते हैं कि ब्रीच डिलीवरी अपने आप हो जाए, हम ये भी नहीं होने देते हैं। उसमें क्या रिस्क है कि उसमें फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, इंजरीज बहुत ज़्यादा होगा, ट्रॉमा ज़्यादा होगा, तो हम स्पॉन्टेनियस ब्रीच भी नहीं होने देते हैं, हम ब्रीच एक्सट्रैक्शन को भी हम फेवर नहीं करते हैं। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन एक ही आता है, विच इज नोन एज द असिस्टेड ब्रीच। तो अब हमें जब भी ब्रीच डिलीवरी करवानी है, अगर हमें वेजाइनली करवानी है तो वी गो फॉर असिस्टेड ब्रीच। सिर्फ असिस्टेड ब्रीच ही है जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। अब हम ब्रीच डिलीवरी के लिए असिस्टेड ब्रीच हमें करवाना है, तो उसके लिए आपको कुछ प्री कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग हमें क्या करना है, इसमें यू नीड अ असिस्टेंट, कोई भी पर्सन अकेला नहीं कर सकता। ठीक है, पेशेंट शुड बी इन बेड, आईवी लाइंस हम इसको लगाते हैं। ठीक है, वी शुड हैव ए नियोनेटोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट की भी हमें इसके अंदर जरूरत पड़ती है, और रिससिटेशन फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि बेबी जो होता है वो यूजुअली एस्फिक्सिया से बॉर्न बेबी इसके अंदर हो सकता है। जब बेबी बॉर्न होता है तो उसमें एस्फिक्सिया उसके अंदर हो सकता है, तो हमें रिससिटेशन करने की फैसिलिटीज भी हमारे पास होनी चाहिए। सॉरी, ठीक है, तो रिससिटेशन करने की फैसिलिटीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए, एनेस्थेटिस्ट हमारे पास होना चाहिए, नियोनेटोलॉजिस्ट हमारे पास होना चाहिए, आईवी लाइंस हमें पेशेंट की पहले का लगा देने चाहिए, पेशेंट शुड बी इन बेड होना चाहिए, और असिस्टेंट की हमें हमेशा ज़रूरत इसके अंदर होती है। देन और भी दो चार चीज़ें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी होती है। उसमें फर्स्ट थिंग हमें क्या करना चाहिए, एक तो डिलीवरी में कहीं पे भी हमें बहुत फास्ट नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना चाहिए, हेस्टी नहीं होना चाहिए।
डोंट बी हिस्टी। एक बेबी को कहीं से भी पुल नहीं करना चाहिए, नो पुल, ओनली पुश, है ना। ब्रीच है, उल्टा है बेबी, जैसे ये वाला फेस है, तो लेबर में अलग अलग फेसेस आएगा। पूरा एक फेस ऐसा भी आएगा जहाँ पे सिर्फ सिर अंदर है, पूरा बेबी बाहर है, तो हमें कई बार लगता है हम इसको खींच लें। तो पुल आपको कहीं भी नहीं करना चाहिए, कहीं पे भी पुल नहीं करना चाहिए, ओनली पुश करना चाहिए। ऊपर से इसको हम पुश करने का हमें प्रोसेस होना चाहिए। और तीसरा, हमें बैक हमेशा एंटीरियरली रखना चाहिए। ठीक है, ये जो बेबी का बैक है, ये बैक हमेशा हमें एंटीरियरली होना चाहिए। ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो इसको घुमा के वापस आगे कर लो। बैक हमेशा एंटीरियरली रहना चाहिए। बैक एंटीरियरली रहेगा तो आप ब्रीच प्रेजेंटेशन को अच्छे से आप मैनेज जो है इसको कर पाएंगे। तो दीज वर सम प्री कंडीशंस कि हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर करनी है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। एग्जैक्ट जो मैनेजमेंट है वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।